हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। उसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, लूनी रिवर का अफवाह तंत्र हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनको देखेंगे। तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो ये वीडियो है ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ये मैंने खुद हाथ से बनाए हैं, बुक में से काफ़ी सारी बुकों को पढ़ के, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने निकाली है। एक शॉर्ट नोट्स की तरह आपके काम करेंगे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, इसमें दिया गया है कि अफवाह क्या है। तो अफवाह किसे कहते हैं कि किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने साथ जल का प्रवाह करना क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। मतलब मेन जो रिवर होती है उसके एक निश्चित मतलब क्षेत्र में वाहिका के रूप में अपने साथ जल का प्रवाह करना, यानी अपने साथ जल को ले जाना क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। अब अफवाह तंत्र क्या कहलाता है? तो किसी नदी या फिर उसकी सहायक नदी द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहा कर ले जाना क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र कहलाता है। अब देखिए, अफवाह और अफवाह तंत्र में डिफरेंस है। अफवाह में एक अकेली नदी जाती है और अफवाह तंत्र में रिवर और उसके जो भी सहायक नदियां होती हैं वो उसके साथ जो जल है वो बहा कर ले जाती हैं, वो अफवाह तंत्र कहलाता है। जैसे लूनी रिवर हमने कल पढ़ी थी, जिसमें हमने लूनी की सहायक नदियां पढ़ी थी। तो देखिए, जोजरी रिवर है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस साइड से आकर मिलती हैं। बाकी सारी ये लीलड़ी, मेठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई और सागी, ये सभी रिवर लेफ्ट साइड से राइट साइड से मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लूनी रिवर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ये लूनी रिवर का अफवाह तंत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जल संभर या जल विभाजक क्या होता है? जैसे अरावली है वो जल विभाजक का कार्य करती है हमारे। तो जल विभाजक या जल संभर वह सीमा जो किसी अफवाह तंत्र को दूसरे अफवाह तंत्र से अलग करती है वो क्या कहलाती है? या जल विभाजक रेखा या जल संभर कहलाती है। जैसे कि आप देखिए, जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। तो ये दो जल विभाजक का कार्य करती है। जैसे पूर्व से निकलने वाली नदियां वो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र होता है, और जो पश्चिम से निकलती है नदियां वो अरब सागरीय नदी तंत्र होता है। तो देखिए, भोराट का जो पठार है ना वो अरावली पर्वत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग है। तो ये इनको दो भागों में डिवाइड करता है। जैसे पश्चिमी हिस्सा है वो अरब सागर का, और बंगाल की खाड़ी के बीच पानी का क्या करता है? बंटवारा करता है भोराट का पठार। तो अब देखिए, क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाला पर्वत स्कंद कौन सा है? तो भोराट का पठार है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाला पर्वत कौन सा है? भोराट का पठार। इसके पूर्व से बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो अपना जल लेकर आएंगी, जैसे बनास, बेड़च, मेनाल। और पश्चिम से जो है अरब सागर का नदी तंत्र, जैसे पश्चिमी बनास हो गया, साबरमती हो गया, लूनी हो गया, तो ये आते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगला देखिए है कि अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो महान जल विभाजक का कार्य करती है। अब देखिए, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, अरावली का विस्तार है वो दिल्ली रायसीना की पहाड़ी से लेकर पालनपुर गुजरात तक जो है अरावली का विस्तार है। लगभग 692 किलोमीटर के लगभग अरावली का विस्तार है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात से। अब देखिए, इसके पश्चिम में जो है वो सिंधु नदी तंत्र है, यानी अरब सागर का नदी तंत्र इसमें आता है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों का अफवाह तंत्र जो आता है। जैसे सिंधु की सहायक कौन सी होगी? सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज और व्यास। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस साइड देखिए पश्चिमी तरफ अरब सागर आ गया, जो इसमें सिंधु नदी तंत्र आता है, और पूर्वी साइड में जो आती है वो गंगा नदी तंत्र आती है, जिसमें कि बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती हैं। जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन और टॉन्स। तो ये देखिए अरावली जो है वो महान जल विभाजक रेखा है। तो अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए जल ग्रहण क्षेत्र किसी नदी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाना या जल की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कौन सी रिवर का है? बनास रिवर का है, लगभग 24.21% के लगभग है, क्योंकि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 480 या फिर कहीं कहीं 512 भी लिखी हुई आती है। तो इन दोनों में से कोई एक आए तो आपको राइट आंसर करना है। दूसरी जो सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है वो लूनी रिवर है। ये जल ग्रहण इसका है 20.21% है लगभग। और थर्ड नंबर पे जो आती है वो चंबल रिवर आती है। ये इसका जल ग्रहण अगर देखें तो 17.18% के लगभग है। यह है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखिए बनास जो है वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है। और जो चंबल है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो में और की दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये चंबल सिर्फ राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में भी बहती है। तो ये राजस्थान की सबसे लंबी रिवर है, 966 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो 135 किलोमीटर के लगभग है राजस्थान में। तो बनास और चंबल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और माही रिवर का जो जल ग्रहण है वो 9.4 किलोमीटर है। तो देखिए 4 रिवर जो है जल ग्रहण के अंतर्गत मैन मानी जाती हैं, जो कि जल की प्राप्ति होती है इनसे। बनास रिवर, लूनी रिवर, चंबल रिवर और माही रिवर। तो ये चारों आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सतही जल क्या होता है? तो देखिए सतही जल होता है और एक होता है भूमिगत जल। तो देखिए सतही जल है वो कल मैंने आपको बताया था कि सतही जल का नदी और झीलों दोनों को मिलाकर के 1.16% के लगभग सतही जल का है। भूमिगत जल है वो 1.70% के लगभग है। और भारत के कुल जल भंडारण का राजस्थान में अगर देखें तो 0.99% या फिर 1% के लगभग अगर हम मान सकते हैं भारत के कुल जल का भंडार। तो बहुत कम भंडार है राजस्थान में, सिर्फ 1%। ये दो तरह से होता है, एक सतही जल से और एक भूमिगत जल से। तो देखिए ये सतही जल का इतना प्रतिशत है और भूमिगत जल का इतना प्रतिशत है, दोनों को ध्यान में रखना है। अब सतही जल की दृष्टि से राजस्थान के नदियों का सही क्रम अगर देखें तो पहले हमने जल ग्रहण वाला देखा था कि जल ग्रहण क्षेत्र कौन कौन सी रिवर का सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण हमने बनास का देखा था 24.21%। और दूसरा हमने चंबल का देखा था, दूसरा लूनी रिवर थी और थर्ड नंबर पे चंबल रिवर थी, फोर्थ नंबर पे माही रिवर। तो दोनों में डिफरेंस है। अब सतही जल का देखते हैं हम। तो सतही जल में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आती है चंबल रिवर आती है। सर्वाधिक सतही जल है वो चंबल का है, क्योंकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और बारहमासी नदी है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र चंबल का है। सेकंड नंबर पे बनास आती है इसमें, थर्ड पे माही, फोर्थ पे लूनी और फिफ्थ पे साबरमती। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, जल ग्रहण का भी और सतही जल में भी कौन कौन सी रिवर आती हैं, तो ध्यान में रखना है। अब जल की उपयोगिता क्या है? तो देखिए नदियों के जल का सर्वाधिक उपयोग पेयजल और सिंचाई जल, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जैव विविधता संरक्षण में किया जाता है, क्योंकि नदियों का जल इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत जरूरी है। जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान के नदियों का सही क्रम अगर देखें तो चंबल रिवर सबसे फर्स्ट पे आती है, क्योंकि ये जो है इस पर राणा प्रताप सागर बांध में सर्वाधिक जल विद्युत बनाया जाता है। राणा प्रताप सागर बांध, चंबल रिवर पे अन्य बांध भी बने हुए हैं, वो भी मैं आपको आगे करवाऊंगी।
दूसरे नंबर पे बनास रिवर आती है, थर्ड पे माही, फोर्थ पे साबरमती और फिफ्थ पे लूनी रिवर। माही जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर बांध माही रिवर पर बना हुआ है, और लूनी जो है बरसाती नदी है और इसे लवणवती नदी भी कहते हैं। तो ये आपने आई होप अच्छे से देखा होगा। अब देखिए हम अफवाह तंत्र मैंने कल भी आपको बताया था, ये रिवीजन है आपका, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। तो देखिए भारत का जो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें आंतरिक प्रवाह के रिवर, बंगाल खाड़ी की नदी और अरब सागरीय नदी। तो हमने अरब सागरीय नदी जो थी उसमें हमने लूनी रिवर पढ़ी थी। उसमें देखिए अब आज हम जो पढ़ेंगे वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगी, क्योंकि राजस्थान में मोस्टली जो नदियाँ हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, आंतरिक प्रवाह तंत्र क्या होता है, तो वे नदियाँ जिनका उद्गम निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल जो है वो निश्चित नहीं होता। मतलब नदियाँ जो उद्गम है वो एकदम होता है कि यहाँ से नदी निकलती है परंतु वो बीच में ही कहीं लुप्त हो जाती है, तो उनका जो समाप्ति स्थल होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती हैं। अब आंतरिक प्रवाह तंत्र भारत के केवल राजस्थान में है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसलिए राजस्थान में इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ मुख्य वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये मोस्टली जो हैं वो जब वर्षा आती है, बारिश होती है तो ये नदियाँ बहने लगती हैं, बारिश नहीं आती तो लुप्त हो जाती हैं। तो मोस्टली जो हैं वो वर्षा पर निर्भर होती हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत ये सभी नदियाँ आती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी, रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा, खंडेला, खारी और धूंड। तो ये सारी नदियां जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, पहली है घग्गर नदी। अब घग्गर नदी देखिए जो है वो शिवालिक नदी या फिर इंडो ब्राह्मण नदी के नाम से भी जानी जाती है, और किस नाम से जानी जाती है, दृष्टदती नदी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी और मृत नदी। तो ये सभी जो हैं वो घग्गर नदी के उपनाम हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश से जो है घग्गर नदी का उद्गम होता है, और राजस्थान में ये टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और इसका उद्गम कहाँ है, तो शिवालिक की पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश में जो है घग्गर का उद्गम स्थल है। ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। पानी की आवक ज़्यादा होने पर इसका जल जो है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, पाकिस्तान तक इसका जो जल है वो कई बार पहुंच जाता है, क्योंकि अधिक बारिश होने की उसमें की ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो ये इसका जो पानी है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी चला जाता है। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घग्गर जी रिवर है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी रिवर है, लगभग 465 किलोमीटर के लगभग। घग्गर नदी द्वारा गंगानगर हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो घग्गर नदी जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में जो मैदान का निर्माण करती है उसे पाट कहते हैं। घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। कहाँ पर, जो हनुमानगढ़ है उसमें स्थानीय भाषा में इसको पाट जो बनता है उसको नाली कहा जाता है। अगला है, ये क्वेश्चन आया था देखिए एग्जाम में कि हनुमानगढ़ में जो घग्गर का मैदानी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो नाली कहा जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो घग्गर नदी है उसका जल फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, तो उसे हकरा कहा जाता है वहां पर। अगला है, घग्गर नदी के किनारे ऐतिहासिक खोज हुई थी, कौन कौन सी, देखिए घग्गर नदी के किनारे जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल खोजे गए थे, कालीबंगा और एक रंग महल, दोनों ही राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
दोनों स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है, जो कि कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता है। तो देखिए इसी रिवर के टॉपिक से मैं आपके कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ कि इसमें जो है कालीबंगा और रंग महल दो सभ्यताओं का यहाँ पर खोज की गई थी, जो कि हनुमानगढ़ में है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और ये किसे घग्गर रिवर के किनारे है। अगला देखिए कांकने नदी है। कांकने नदी का अन्य नाम अगर देखें तो मसूरदी नदी, काकनी नदी इसका अन्य नाम है, क्योंकि सारी नदियों के देखिए आपको अन्य नाम याद होने ही चाहिए, पूछे जाते हैं। उद्गम स्थल अगर देखें तो कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर, प्रवाह क्षेत्र इसका देखें तो जैसलमेर में है। विशेषता इसकी है कि कांकनी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अब देखिए सबसे बड़ी नदी हमने देखी थी कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी अगर देखें तो वो हमने कौन सी देखी थी, वो हमने ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी देखी थी घग्गर नदी राजस्थान की, तो 465 किलोमीटर की लगभग थी। और कांकने रिवर है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, मात्र 17 किलोमीटर के लगभग। ये नदी जैसलमेर में मीठे पानी की भुज झील का निर्माण करती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांकने जो रिवर है वो जैसलमेर में जो मीठी झील है भुज झील उसका निर्माण करती है। अगली है साबी रिवर। साबी रिवर का उद्गम स्थल देखें तो सेवर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है, और प्रवाह क्षेत्र अगर देखें तो जयपुर और अलवर इसका प्रवाह क्षेत्र है। विशेषता ये है कि साबी नदी अलवर जिले की मुख्य नदी मानी जाती है। साबी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा तक जाती है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है जब पानी की आवक ज़्यादा हो जाती है तब हरियाणा तक ये जाती है। जब अधिक वर्षा होने के बाद में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तब साबी रिवर जो है हरियाणा तक जाती है, तो ये साबी रिवर की विशेषता है। अगली है रूपारेल नदी। अन्य नाम इसके अगर देखें रूपारेल के तो रूपनारायण नदी, लसावरी नदी, वराह नदी इसके अन्य नाम है। उद्गम स्थल देखें तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर इसका उद्गम स्थल है, और प्रवाह क्षेत्र अगर देखें तो अलवर और भरतपुर। विशेषता इसकी है कि भरतपुर में रूपारेल नदी पर बांध बनाया गया है जिसे मोती झील बांध कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। रूपारेल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, मोती झील बांध बनाया गया है, भरतपुर में स्थित है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं एक तरीके से, तो आपको समझ में आ रहे होंगे आई होप, क्योंकि सारे ही जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट छांट के बनाई गई है, ना कि पूरी डिटेल से। अगली है देखिए मोती झील को जो है वो लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर या भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, तो रूपारेल नदी पर बनाई गई है। कौन सा ये रूपारेल नदी पर मोती झील। इस बांध से जो है एक नहर निकलती है जो लोहागढ़ भरतपुर तक जाती है, जिसे सुजान गंगा चैनल नाम दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में 9 सभ्यता की खोज की गई जो लोहयुगीन सभ्यता है। अब देखिए मैंने जितने भी रिवर पढ़ा रही हूँ उसमें जिस सभ्यता का उसके किनारे अगर विकास हुआ है तो वो भी मैंने आप नोट्स में यहाँ बताया है। तो रूपारेल रिवर के जो किनारे है वो 9 सभ्यता की खोज की गई थी भरतपुर में, और ये एक लोहयुगीन सभ्यता है। अगली है रूपनगढ़ नदी। तो देखिए रूपनगढ़ नदी का उद्गम अगर देखें तो सलेमाबाद अजमेर से है, इसका उद्गम है, और प्रवाह क्षेत्र अजमेर और जयपुर में है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये नदी सांबर झील के आसपास जो है वो लुप्त हो जाती है। तो देखिए सारी नदियों के किनारे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी मैंने आप यहाँ पर लिखी हैं। अगली है मंथा नदी। अन्य नाम अगर देखें तो मेंदा, मंदा, मथाई नदी, और उद्गम अगर देखें तो मनोरपुरा की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम है। प्रवाह क्षेत्र जयपुर में सांबर झील के आसपास ये भी लुप्त हो जाती है, तो ये मंथा नदी है। तो ये थे देखिए आज की हमारे महत्वपूर्ण, एक देखिए कांतली रिवर इसमें रह गई है। कांतली रिवर मैंने आपको इसमें नहीं आई है, कांतली रिवर घग्गर। हाँ कांतली मैं आपको देखिए कांतली रिवर बता देती हूँ। कांतली जो रिवर है उसका उद्गम अगर देखें तो सीकर, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कांतली रिवर, कांतली नदी, इसका उद्गम अगर देखें तो सीकर है जो खंडेला की पहाड़ी है, सीकर से खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और प्रवाह क्षेत्र सीकर झुंझुनू इसका प्रवाह क्षेत्र है। और कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरा वाटी कहलाता है।
तोरावाटी कहलाता है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तोरावाटी क्या कहलाता है, तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाती है। प्राचीन काल में जो है यहाँ तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसको क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। और कांतली जो नदी है वो शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी मानी जाती है। शेखावाटी मतलब सीकर झुंझुनू का जो एरिया है वहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती है। और कांतली नदी जो है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो कांतली नदी का ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी रिवर है। तो कांतली रिवर के आप देखिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसका वो मिस हो गया है। तो कांतली रिवर है जो आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, देखिए 3 रिवर मैंने आपको बताई, एक पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली और एक आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी रिवर बताई थी मैंने आपको कांकनी रिवर, और एक मैंने आपको बताई थी घग्गर रिवर जो कि वहाँ तक जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी थी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की। और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कौन सी, कांतली रिवर। कांतली नदी के किनारे भी कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, तो गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी कांतली रिवर के किनारे नीमका थाना सीकर में, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कौन सी सभ्यता थी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता जननी। तो ये नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी स्लाइड आपके लिए ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।